Arable life. Follow your spark. हाय गाइस, मैं हूं वैभव और इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो नया सेबी का रूल आया है इक्विटी डेरिवेटिव्स के अकॉर्डिंग उसके ऊपर, तो वो क्या है और उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर क्या गिरने वाला है, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जो डेरिवेटिव जो सेगमेंट है वो एग्जैक्टली है क्या, और उसका इस जो रूल्स चेंज हुए उस चेंज हुए रूल से हमारे लाइफ पे, हमारे ट्रेडिंग पे क्या फर्क पड़ने वाला है, मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि जो डेरिवेटिव सेगमेंट है वो एग्जैक्टली है क्या। देखिए दोस्तों, डेरिवेटिव्स में दो चीजें आती है। सबसे पहला आता है ऑप्शंस और दूसरा आता है फ्यूचर्स। तो फ्यूचर्स इज सेम लाइक शेयर्स, बट शेयर्स जो है वो हम जब भी परचेस करते हैं तो एज अ डिलीवरी, एज अ प्रोडक्ट हमारे पास आ जाते हैं, हमारे डीमैट में वो शेयर्स ट्रांसफर होते हैं। पहले ऐसा नहीं था, बट पहले शेयर सर्टिफिकेट्स आते थे जो कि हम हमारे घर के लॉकर में रखते थे। बट अभी जो डीमटेरियलाइजेशन जब तक हुआ है, जब से हुआ है, तब से ये जो लॉकर का सिस्टम है, जो फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट का जो सिस्टम है वो खत्म हो चुका है, और सारे के सारे जो शेयर्स है वो इलेक्ट्रॉनिकली हमारे डीमैट अकाउंट में स्टोर हो रहे हैं। ठीक है। तो एक मानो कि वो एक फिजिकल डिलीवरी ही है, शेयर्स अगर है तो। बट आपका जो व्यू है वो लॉन्ग टर्म का नहीं है, सिर्फ 2 से 3 महीने तक है, मतलब शॉर्ट पीरियड का है। तो आप शेयर्स में जब ट्रेड करोगे तो आपको फुल अमाउंट डाल के आपको ट्रेड करना पड़ेगा। ओके। और फ्यूचर्स में जब आप ट्रेड करोगे तो जो भी अमाउंट है उसका 25 to 35% ही आपको देना पड़ेगा। तो जितना भी अमाउंट लगने वाला है शेयर्स का, उसके इससे क्या होगा कि आपका शॉर्ट टर्म में जो ट्रेडिंग है वो ट्रेडिंग कम मार्जिन में होगा, और आपको नेगेटिव पोजीशन, मतलब जो शॉर्ट वाली जो पोजीशन है वो भी आप कैरी कर सकते हो। इंट्राडे में अगर आपको सेल करना है, शेयर्स अगर नीचे जा रहा है तो आप पहले सेल कर सकते हो शेयर्स को, और बाद में बाय करके स्क्वायर ऑफ करके एग्जिट कर सकते हो इंट्राडे में शेयर्स में। बट अगर आपको वही चीज मल्टीपल डेज के लिए कैरी करनी है तो शेयर्स में नहीं कर सकते। ठीक है, आप फ्यूचर्स में कर सकते हो। बट इसके ऊपर दूसरा आता है डेरिवेटिव्स का एक दूसरा प्रोडक्ट, उसका नाम है ऑप्शंस। उस ऑप्शंस के दो टाइप्स होते हैं, एक कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। जब भी मार्केट आपके कुछ शेयर्स है लॉन्ग टर्म के लिए, और वो शेयर्स नीचे जा रहे, आपको लगता है कि नीचे जाने वाले हैं किसी एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से, पॉलिटिकल रीजन हो सकता है, या फिर कुछ वॉरफेयर सिचुएशन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अगर आपको लगता है कि शेयर्स नीचे जाते हैं तो आपको उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप पुट ऑप्शन बाय करते हो। ठीक है। और अगर आपको लगता है कि स्टॉक जो शेयर का प्राइस है वो आगे जाके कुछ 1 महीने के बाद वगैरह ये शेयर का प्राइस ऊपर जा सकता है, बट आपको अभी ये शेयर्स होल्ड करके नहीं रखना है, क्योंकि आपके पास उतनी अश्योरिटी, उतनी गारंटी नहीं है, तब आप शेयर्स बाय नहीं करोगे। तब आप क्या करोगे? कॉल ऑप्शन बाय करोगे। ओके। फ्यूचर्स में भी आप बाय कर सकते हो, बट उससे बेहतर ये रहता है कि कॉल ऑप्शन बाय करना, क्योंकि कॉल ऑप्शन में लिमिटेड रिस्क होती है और अनलिमिटेड प्रॉफिट होता है। बट लोग क्या कर रहे हैं, ये कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन ना, ये हेजिंग करने के टूल की वजह से, मतलब हेजिंग करने की बजाय वो ट्रेडिंग कर रहे हैं। वो ट्रेडिंग मतलब क्या है, उनके पास तो शेयर नहीं है, फिर भी वो पुट बाय कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा, और जितना नीचे जाएगा उतना पुट का जो प्राइस है उतना बढ़ेगा और उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा। सपोज आप समझ लो कि 10 रुपए का आप एक पुट ऑप्शन बाय कर रहे हो एक क्वांटिटी का, और वो मार्केट अगर 200 पॉइंट नीचे जाता है, 300 पॉइंट नीचे जाता है, तो उसके कंपैरिजन में, उसके रिलेशन में, कोई 10 रुपए का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 50, 60, 70 रुपए में जाएगा। और इसीलिए वो लोग सोच रहे कि 10 रुपए हम इन्वेस्ट करेंगे और 50, 60 रुपए में हम सेल करेंगे। ओके। और मतलब एक दिन में या फिर 1-2 दिन में, शॉर्ट टर्म में 2-3 दिन में हम 4-5 गुना हम प्रॉफिट कमा के हम एग्जिट हो सकते हैं। और यहीं पे गलती हो रही है लोगों की, कि बहुत सारे लोग इसमें आ रहे सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग करने के लिए, हेजिंग करने का उनका कोई भी इंटेंशन नहीं है। और इससे हो रहा है क्या कि मार्केट में काफी ज्यादा वोलेटिलिटी आ चुकी है, कि अगर समझ लो स्टॉक अगर ऊपर जा रहा है, थोड़ा थोड़ा सा भी ऊपर अगर ऊपर जा रहा है ना, तो
जो स्पेक्युलेटर्स है, जो सट्टेबाज लोग हैं ना, वो आके यहाँ ऐसा ट्रेड कर रहे हैं कि कभी आगे पैसा मिलेगा या नहीं, पूरा का पूरा यही से डाल रहे, यहीं पे डाल रहे और पैसा कमाने के लिए जा रहे हैं। बट जितना ज्यादा रिटर्न का एक्सपेक्टेशन रहेगा रहता है दोस्तों, उतना ही बड़ा रिस्क भी होता है। तो जो लोग प्रोफेशनल्स है, उनको लगता है कि यार ये वैल्यूएशन जो है, ये वैल्यूएशन बहुत ही ज्यादा हो रही है और इस वैल्यूएशन पे मार्केट रहना नहीं चाहिए, तो वो क्या करते हैं, हाई क्वांटिटी पे सेल करते और उल्टा हो रहा है, उल्टा हो जाता है, सेल करते या बाय करते कुछ भी। बट ये जो ट्रेडर लोग हैं, जिनके पास इरेशनल माइंड है, अनसाउंड माइंड बोलते हैं, उनके पास एक्सपीरियंस तो मार्केट का ज्यादा नहीं है, टेक्निकल नॉलेज नहीं है, उनके पास हेजिंग कैसे करते हैं ये पता नहीं है, और वो ट्रेड कर रहे हैं नेकेड ऑप्शन बाइंग, कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं। और इससे क्या हो रहा है, कम पैसे में ज्यादा पैसा कमाने के जो लालच है, जो भूख है, उसकी वजह से वो ज्यादा पैसा खो रहे हैं। और इनको प्रोटेक्ट करने के लिए सेबी ने कुछ स्टेप्स लिए हैं अभी। एक अक्टूबर 2024 को वो एक जो रूल्स है वो मैं आपको बताऊंगा, स्क्रीन पे आप बने रहे। तो दोस्तों आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि ये सेबी की वेबसाइट है, और यहां मैं आपको इस पेज पे लेके आ चुका हूं, जहां पर ये दिखा रहा है कि एक सर्कुलर है, 1 अक्टूबर 2024 को इन्होंने सेबी ने पब्लिश किया हुआ है। इस सर्कुलर में क्या है कि लोगों का कुछ मेजर्स ले रही है इक्विटी मार्केट को स्ट्रेंथन करने के लिए और इंडेक्स डेरिवेटिव्स को स्ट्रेंथन करने के लिए। जो फ्रेमवर्क उन्होंने बनाया है सेबी ने, तो ये सेबी ने क्या फ्रेमवर्क बनाया हुआ है आपको मैं बताता हूं। ये सारे कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है, आप जो यूआरएल है ये यूआरएल ट्राई कर सकते हो, ठीक है। या फिर सर्कुलर सेबी के वेबसाइट पे जाइए, लीगल पे जाइए, सर्कुलर्स पे जाइए, और वहां 1 अक्टूबर 2024 पे ये जो सर्कुलर नंबर है ये भी आप यहाँ सर्च करके भी आप सर्च कर सकते हो, पेस्ट करके गूगल पे भी आपको जब सर्च करोगे आप मिल जाएगा आपको। तो ये सर्कुलर है, इसको मैं आपको धीरे धीरे पढ़ के दिखाता हूँ। अभी यहां से हम स्टार्ट करेंगे। अपफ्रंट कलेक्शन ऑफ ऑप्शन प्रीमियम फ्रॉम ऑप्शन बायर्स। काफी सारे जो ट्रेडिंग मेंबर्स होते हैं, टीएम मतलब ट्रेडिंग मेंबर यानी ब्रोकर, स्टॉक ब्रोकर, तो वो क्या करते हैं, ऑप्शन बाय करने के लिए लेवरेज प्रोवाइड करते हैं। मतलब आपको 5,000 रुपए लगने वाले हैं तो 2,500 रुपीज इसमें यही आपको डालना होगा, और बाकी का जो 2,500 रुपीज है वो ब्रोकर देगा। इससे क्या क्या होता है कि लेवरेज मिलता है, जो जिस जिस कैपिटल से आप एक लॉट बाय कर सकते हो, उसी कैपिटल से आप दो दो लॉट बाय करने की आपके पास पावर आ जाती है। तो ये लेवरेज जो है वो लेवरेज ब्रोकर्स प्रोवाइड करते थे, और यहाँ अब से ये लेवरेज जो है वो ब्रोकर्स प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे ऑप्शन बायर्स को, क्योंकि ऑप्शन बायर्स ये काफी रिस्की हो जाता है, क्योंकि ये ऑप्शन बाय करने के लिए काफी सारा जो पैसा होता है वो पैसा मैक्सिमम लॉस ही हो जाता है। और 90% जो ट्रेडर्स है ऑप्शन बायर्स ऑप्शंस में वो लॉस ही करते हैं, ठीक है। क्योंकि ऑप्शन बाइंग जो है ना वो प्रॉफिट मेकिंग एसेट ही नहीं है, वो एक रिस्क मैनेजमेंट हेजिंग टूल है, बट लोग ट्रेडिंग में यूज कर रहे हैं। इसीलिए सेबी ने ये रेगुलेशन लिया है, बहुत ही अच्छा ये स्टेप है, आई अप्रिशिएट दिस। दूसरा है रिमूवल ऑफ कैलेंडर स्प्रेड ट्रीटमेंट ऑन एक्सपायरी डे। तो लोग क्या करते हैं कि एक्सपायरी डे में काफी ज्यादा मार्केट में क्या होता है कि एक्सपायरी डे जो होता है उस डे पे ऑप्शन के प्रीमियम्स काफी स्पीड से वो जीरो हो जाते हैं। जो भी आउट ऑफ द मनी जो होता है, अगर आपको पता नहीं आउट ऑफ द मनी क्या है, तो आपको थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा कि आउट ऑफ द मनी कॉन्ट्रैक्ट्स किसे कहते हैं। स्ट्राइक प्राइस जो होता है वो आउट ऑफ द मनी जो होते हैं, वो आउट ऑफ द मनी की स्ट्राइक प्राइस की वैल्यू जो होती है प्रीमियम्स वो जीरो हो जाते हैं ऑन एक्सपायरी डे। लोग क्या करते हैं, उस पे ट्रेड करते हैं, और दूसरे वीक का जो होता है उस ऑप्शन से बाय करके वो जो रिस्क है वो रिस्क मिनिमाइज करते हैं या फिर मैनेज करते हैं। बट मार्केट में काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी आ रही है, इसीलिए ये क्या हो रहा है, इसमें लोगों को लॉस हो रहा है, बहुत बड़ा लॉस होता है इस पे, अगर मार्केट अगर अपने अकॉर्डिंग नहीं चलता है तो इसीलिए
मार्केट ने क्या है, सेबी ने क्या किया कि रिमूवल ऑफ कैलेंडर स्प्रेड ट्रीटमेंट ऑन मार्जिन, मतलब जो मार्जिन बेनिफिट मिलता था वो मार्जिन बेनिफिट अभी एक्सपायरी डे पे मिलेगा नहीं, ठीक है। और उसके बाद में इंट्राडे मॉनिटरिंग ऑफ पोजीशन लिमिट्स, अभी एक्टिवली ये जो ब्रोकर्स वगैरह रहेंगे वो एक्टिवली मॉनिटर करते रहेंगे कि कौन कितना पोजीशन ले रहा है, और इससे पता चलेगा कि इनसाइडर ट्रेडिंग कौन कर रहा है, कुछ मैनिपुलेशन हो रहा है क्या मार्केट में। एक्चुअली ये अलग से लाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि सेबी का रूल, सेबी का जो एग्जिस्टेंस है ये है कि इसीलिए है कि जो भी मार्केट को मैनिपुलेट करता है उसको कंट्रोल करे। तो अभी ये अलग से रूल लेकर ऐसा दिखा रहे हैं कि हमने कुछ नया कुछ तो लगा है, बट ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। ये ऐसा इनका काम ही होता है कि मॉनिटर करना और मैनिपुलेशंस को रोकना, ठीक है। अभी इसमें कुछ अलग से दम मुझे दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट साइज ऑफ इंडेक्स डेरिवेटिव मैं आपको बताता हूं ये क्या एग्जैक्टली होता है। कॉन्ट्रैक्ट साइज ऑफ इंडेक्स डेरिवेटिव, इसमें इसमें क्या होता है कि जो भी आप ऑप्शंस बाय करते हो या फिर फ्यूचर्स बाय करते हो, तो आपको लॉट साइज में आपको बाय करना होता है। आप एक क्वांटिटी दो क्वांटिटी में आप नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते मैं आपको बताता हूं, क्योंकि कभी भी ये डेरिवेटिव जो सेगमेंट होता है, ये सेगमेंट जो लोग बड़े पैमाने पर ट्रेड करते हैं तो उन्हीं के लिए होता है, ठीक है। जो हेजिंग करते हैं या फिर ट्रेडिंग करते हैं तो वो मतलब 5,000 10,000 50,000 इन लोगों के लिए जनरली नहीं होता है, क्योंकि इसमें काफी हाई रिस्क होती है। इसीलिए मार्केट सेबी या एनएससी नहीं चाहती कि यहाँ छोटे छोटे जो ट्रेडर्स है यहाँ आके फंसे, क्योंकि अपीरेंटली ये काफी ल्यूक्रेटिव मतलब प्रॉफिटेबल सेगमेंट दिखता है, बट इसमें बहुत ज्यादा इनहेरेंट रिस्क भी होती है। इसीलिए वो नहीं चाहते कि यहाँ कोई लोग आए और यहाँ ट्रेड करके उनका पैसा लॉस करे। इसलिए वो क्या करते, कुछ एक थ्रेशोल्ड अमाउंट रखते। तो वो थ्रेशोल्ड अमाउंट क्या होती है, तो ये 5 लाख रुपीज ये थ्रेशोल्ड अमाउंट था। मतलब अगर आपको, अगर आपकी कैपेसिटी 5 लाख रुपीज की है, मतलब स्टॉक्स में आप ट्रेड करते हो, आपको हेज करना है 5 लाख रुपीज की वैल्यूएशन की स्टॉक को, तब आपका एक लॉट साइज का कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, एक लॉट साइज मतलब एक अगर लॉट लेते हो तो आपका 5 लाख रुपीज का स्टॉक्स का जो पोर्टफोलियो है वो कवर हो जाता है, रिस्क जो है वो प्रोटेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये क्या करता है, सपोज मैं आपको बताता हूं 5 लाख रुपीज डिवाइड बाय मार्केट का प्राइस अगर है 20,000, तो 25 क्वांटिटी का एक लॉट हो जाता है, ठीक है। तो ये जो 5 लाख रुपीज का जो होता है ना, ये टाइम टू टाइम रिवाइज होता है। मतलब ये प्राइस जो है ना, ये 5 लाख की कॉन्ट्रैक्ट साइज रहती है, बट मार्केट का प्राइस क्या होता है, आज 20,000 है, बट एक साल के बाद मार्केट का प्राइस 20,000 नहीं रहेगा। निफ्टी का रहने दो या फिर बैंक निफ्टी का, कोई भी 20,000 नहीं रहेगा। वो क्या होगा, चेंज होगा, शायद वो कम हो सकता है या फिर ज्यादा हो सकता है। जब भी परमानेंट चेंज आ जाता है उस टाइम के अकॉर्डिंग, टाइम के दौरान, तो एनएससी क्या करती है, जो एक्सचेंज होता है वो चेंज करता है उनका लॉट साइज, मतलब रिवाइज करता है। अगर समझ लो 5 लाख रुपीज डिवाइडेड बाय मार्केट का प्राइस है 25,000, तो लॉट साइज हो गया 20। अगर मार्केट का प्राइस जो होता है वो अगर 30,000 जाता है तो 15 क्वांटिटी का लॉट हो गया, ठीक है। तो जैसे जैसे प्राइस चेंज होता है वैसे वैसे ये जो लॉट साइज होता है वो भी चेंज हो जाता है। बट अभी जो ये जो इन्होंने जो चेंज किया है वो सीधा का सीधा कॉन्ट्रैक्ट साइज चेंज किया है। 5 लाख से वो 15 लाख तक उन्होंने चेंज किया है। तो ये क्यों किया है, क्योंकि लगता है कि उन्हें यहां छोटे छोटे ट्रेडर्स जो है वो 5 लाख का जो वैल्यू है उस पर आ जाते हैं, और इसीलिए उनको वहां से हटाना है। मार्केट का जो वॉल्यूम है वो अननेसेसरी वॉल्यूम बढ़ चुका है, इसलिए वो कंट्रोल करने के लिए उन्होंने ला रहे। बट मेरा ख्याल क्या है पता है, अगर मतलब जो ट्रेड करेगा उसको बताने की जरूरत नहीं कि 5 लाख का है या 10 लाख का है 15 लाख का, डजेंट मैटर। उसको सिर्फ प्रॉफिट दिखता है, ठीक है। जहां लोग 500 रुपए लॉस कर रहे थे वो अभी 1500 1000 रुपए लॉस करेंगे, बट करेंगे जरूर, क्योंकि यहां कोई एंट्री का जो बैरियर है वो बैरियर कुछ रोबस्ट नहीं है, ठीक है। मेरे ख्याल से क्या करना चाहिए था,
ये कॉन्ट्रैक्ट साइज जो है ना 5 लाख से 50,000 करना चाहिए था, क्योंकि उससे क्या होता है कि जो भी लोग स्मॉल ट्रेडर से, जो स्मॉल इन्वेस्टर से जिनका कैपिटल 5 लाख नहीं है, 50,000 रुपीज किसी शेयर में इन्वेस्ट करते, उनको भी रिस्क मैनेज करने का, रिस्क असेस करने का या फिर हेज करने का ऑप्शन रहना चाहिए। ठीक है, बट साथ ही साथ अगर आपको ऑप्शंस में ट्रेड करना है तो आपको सेबी की एक एग्जाम होनी चाहिए जो हर एक को मैंडेटरी होनी चाहिए अगर आपको ऑप्शंस में ट्रेड करना है तो। NISM बोल के एक विंग है जो कि एजुकेशनल सर्विस प्रोवाइड करता है, वो सेबी का ही विंग है, और वो लोगों को, मतलब जो भी जॉब करने वाले हैं या फिर इस इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, उनके लिए एग्जाम्स कंडक्ट करता है और सर्टिफिकेशंस लाइसेंसिंग प्रोवाइड करता है। बट वो जिनको जॉब करना है उनके लिए, बट जो लोग ट्रेड करना चाहते हैं, हेज करना चाहते हैं, उनके लिए कोई भी एग्जाम नहीं है। और वो एग्जाम होनी चाहिए, हर एक लैंग्वेज में होनी चाहिए और फ्री होनी चाहिए। ठीक है, अगर वो होता है तो क्या होता है कि जो भी लोग अनसाउंड माइंड से, इरेशनल माइंड से मार्केट में आ रहे ट्रेड करने के लिए, वो लोग हट जाएंगे और एक हार्मोनी बनी रहेगी मार्केट में। ठीक है, एक अगर इलॉजिकल माइंड से अगर आ जाता है तो लॉस डेफिनेटली हो जाता है, आप कुछ भी चेंज करो ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, रैशनलाइजेशन ऑफ वीकली इंडेक्स डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स। तो यहाँ इंडेक्स जो डेरिवेटिव जो प्रोडक्ट्स होते हैं, हर वीकली ट्रेडिंग जो होती है वो कम करके मंथली या फिर बाई वीकली करने वाले हैं। इससे क्या होगा, वॉल्यूम कम होगा ऐसा लग रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं होने वाला, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि भाई लोग ट्रेड करेंगे, उनको लगता है कि पूरा आधे पे आ जाएगा, बट नहीं होगा। इतने इन्फ्लुएंसर बढ़ चुके हैं, ब्रोकर्स इतना एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं कि ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये उतना रिलेवेंट नहीं है। तो दोस्तों ऐसे कुछ रूल्स लाए हैं सेबी ने मार्केट में, कुछ रूल्स अच्छे हैं, कुछ रूल्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। आपका काम है एजुकेशन प्रोवाइड करना, लोगों को लिटरेट करना कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। मार्केट में अगर वॉल्यूम कम होगा तो जिसको हेज करना है वो किसके